दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं देश की राजनीति में लगातार अलग अलग तरह की हलचलें लगातार चल रही हैं। राजनीतिक जो उठापटक है वह भी विभिन्न तरीके से सामने आ रही है और ऐसे में राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते हुए अपनी जो राजनीति है, यात्रा है राजनीति की, उसको लगातार अभी आगे बढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर और वर्तमान तक भी वह संविधान का जो विषय है, जो संविधान का मुद्दा है, उसे वह छोड़ते दिखाई नहीं देते हैं और लगातार केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर संविधान को लेकर वे हमला कर रहे हैं कि संविधान की जो सुरक्षा है उसकी वह बात करते हुए संविधान के जो फॉलोवर्स हैं, संविधान को मानने वाला जो वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं एकजुट करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में बिहार में उनका 2 दिन पहले एक संविधान सुरक्षा एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरे बिहार से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं लगभग 5,000 के आसपास बताए जाते हैं, उस सभागार में मौजूद थे। और ये कहा जाता है सबसे बड़ा सभागार है वह पटना का भी, जहाँ पे ये प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सामाजिक लोगों के द्वारा। और उसमें राहुल गांधी की सहभागिता बहुत मायने रखती है और जो मैसेज उन्होंने वहां से दिया उसने भी राजनीतिक संदेश भी बड़ा स्तर पर देश के अंदर दिया है। उसी के पश्चात उसी दिन उनका सदाकत आश्रम जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, उसमें भी एक अपने कार्यकर्ताओं के उन्होंने बहुत बड़ी रैली को, बड़ी सभा को वहां संबोधित किया। साथ ही फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव के घर पर भी वह गए और उनकी गौशाला में भी उन्होंने देखी, गौशाला गाय की सेवा की। और साथ ही बीपीएससी छात्र जो बिहार के अंदर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अनेक काफी दिन से, उनके बीच भी पहुंचे। तो बिहार का जो दौरा था बड़े राजनीतिक अलग अलग तरह के संकेत और संदेश लिए हुए राहुल गांधी का दौरा था। और ऐसे में राहुल गांधी के साथ उस संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी उस सम्मेलन में उनके साथ थे, उस मंच को साझा किया था। वो आज हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि बिहार में राहुल गांधी का जो दौरा रहा है उसके राजनीतिक मायने क्या है और संविधान सुरक्षा आखिरकार क्यों ऐसे सम्मेलन की आवश्यकता पड़ रही है। धनंजय जी खुद उसमें शामिल थे, इसलिए हम उनसे पूरा विषय को समझेंगे और जानेंगे इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है। आपका परिचय मैं धनंजय जी से कराता हूँ, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ मुंबई से। इस समय धनंजय जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो धनंजय, जैसा आपकी जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ उसमें भी आपने शिरकत की थी और आप भी उस मंच पर थे, आपने भी अपना संबोधन दिया था। तो पूरा जो संविधान सुरक्षा आखिरकार क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और राहुल गांधी लगातार इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के सम्मेलन है, उसमें विभिन्न राज्यों में शिरकत कर रहे हैं, इस तरह के जो सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि एक विशेष बात और इस सम्मेलन में देखी जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या दूसरे जो ऐसे राजनीतिक लोग हैं वो मंच पर नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में सामने बैठते हैं श्रोता के तौर पर, और मंच पर केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक लोगों को ही जगह दी जा रही है। तो इसके क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इसके राजनीतिक मायने क्या है, क्या लगता है आपको धनंजय जी? देखिए, सबसे पहले तो जो सवाल है कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन क्यों? यही आपका सवाल है, पहला सवाल। जी जी। तो संविधान की सुरक्षा करने की ज़रूरत 2 वजहों से। एक तो वजह है कि इस पे खतरा है। मनुस्मृति जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं और वो चाहते हैं कि संविधान के पन्ने जो है, अलग-अलग कर दिए जाएँ और संविधान कमज़ोर हो जाए। संविधान फिर अपने आप अगर नहीं भी हटाएँगे, तो संविधान इतना कमज़ोर कर दो कि संविधान का कोई अर्थ न रह जाए। और आप यह याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि 400 पार, 400 पर के पार क्यों चाह रहे थे? 400 पार का मतलब होता है कि आपके पास 3/4 आपके पास बहुमत आ जाए और आप संविधान में परिवर्तन कर सको। 2/3 के बाद तो आप कर ही सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना आसानी होगी आप कंफर्टेबल रहेगी। और आप बदल दो संविधान को, संविधान के कई सारे प्रावधान जिसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए। संविधान मूलतः क्या है? संविधान जो है नागरिकों का एक जो है ऐसा ग्रंथ है जिसमें नागरिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देश जो है संविधान ने कहा है कि ये देश किसी राजा महाराजा, किसी जाति, किसी धर्म विशेष का नहीं है। ये देश जो है इस देश में रहने वाले हर नागरिक का है। इसलिए पहली जो पंक्ति है उसका पहला जो शब्द है वो है हम भारत के लोग, वी द पीपल। हम भारत के लोग संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। मतलब जो भी यहाँ है उसमें हम सब के हित अहित जुड़े हुए हैं इस देश से। इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब कोई कहता है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के हित अहित की बात कर रहे हैं, वो उसके हित की बात कर रहे हैं। फिर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और दूसरे समाजों के लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। कोई जरूरी नहीं है कि आप धर्म को मानिए। जैसे आप अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को देखते हैं, वैसे बहुत लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते। तो उनका क्या? तो जब आप हिंदू राष्ट्र कहते हो तो ये हो जाता है कि ये हिंदुओं का देश है।
संविधान ने कहा ये देश किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह-वगैरह किसी का नहीं। ये देश नागरिकों का, आपके लिए नागरिक होना ज़रूरी। आप किसी धर्म को मानें, किसी जाति को मानें, किसी जाति के हों, किसी भाषा के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भारत के नागरिक हैं और आप इस देश के मालिक हैं, इस देश के संसाधन पर आपका अख्तियार है। ये पहली लाइन है। इस पे खतरा है। अब है कि संविधान को क्यों बचाना चाहते हैं बहुजन समाज के लोग? ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन क्यों? तो ये जो बराबरी की जो बात है, देखिए संविधान के 5 मूल तत्व हैं, जिसको नीति निर्देशक तत्व कह लें या प्रिएम्बल में जो खास करके जिसका ज़िक्र है, जो मैं समझता हूँ। सबसे पहली बात है न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करते हैं उसमें। सबसे पहला शब्द है न्याय, कि सामाजिक न्याय हो, राजनैतिक न्याय हो और आर्थिक न्याय हो, तीनों न्याय की बात है, हर नागरिक के साथ। दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता भी, सामाजिक की जगह उसको धार्मिक स्वतंत्रता ले लीजिए। फिर बात आती है कि समता की बात, कि सब समान है, वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, उससे अमीर हो, गरीब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब समान है। सबके साथ व्यवस्था, कानून सब समान है। कोई भी आदमी जो है गलत काम करेगा उसको उसी तरह सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण अपराध करेगा तो उसको कम सज़ा मिलेगी, कोई और अपराध करेगा तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं। सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार है। समझिए बीपीएससी या यूपीएससी कोई करना चाहता है, तो यूपीएससी या बीपीएससी करने के लिए या हर स्टेट का अलग-अलग ये यूपी पीएससी है आपके यहाँ वैसे ही। तो उसके लिए जो भी मिनिमम योग्यता है वो आप अगर कर चुके हैं, आप समझिए ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट कोई भी हो, वो किसी जाति, संप्रदाय, धर्म का हो, उसको जो है वो अधिकार है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर पढ़ने में तेज है, उसने बढ़िया एग्ज़ाम दिया है, तो उसका सिलेक्शन होगा, है ना? तो ये जो प्रावधान है। फिर है भाईचारे की बात है, कि बात है कि भाई हम हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अलग-अलग हो सकती है, हमारा हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सब अलग-अलग हो सकता है, लेकिन हम सब भाई हैं, चूँकि हम भारत के नागरिक हैं। जैसे एक घर में 5 भाई मान लिया कि हैं, तो पाँचों भाई की शक्ल एक सी जैसी तो नहीं होगी। पाँचों भाई का स्वभाव एक जैसा तो होगा नहीं, पाँचों भाई की कद-काठी एक जैसी तो होगी नहीं, पाँचों भाई जो है एक जैसे सुंदर तो हो नहीं सकते हैं। कोई कम सुंदर हो, कोई ज़्यादा सुंदर हो, कोई गोरे हों, कोई सांवले हों, कोई कुछ और हो, कोई स्कॉलर हो, पढ़ने-लिखने में बहुत तेज हो, कोई जो है पहलवानी में तेज हो, कोई जो है दूसरे काम में तेज हो, सबके अलग-अलग गुण-अवगुण हैं। 5 भाई की बात करें, तो वो लेकिन हैं तो एक घर के, एक माता-पिता के संतान हैं, उसकी संपत्ति पे सबको बराबर-बराबर अधिकार है पाँचों के। ऐसा तो है नहीं कि जो बहुत गोरा है या कलेक्टर है तो उसको जो है ज़्यादा अधिकार मिल जाएगा, जो थोड़ा सांवला है और जो है नहीं पढ़ पाया आगे, उसको खेलने में मन लगता था और खेलता-खेलता भले उसको बड़े लेवल पे सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन खिलाड़ी है वो, तो उसके अधिकार कम हो जाएँगे, ऐसा तो नहीं है। तो वैसे ही है कि हम भारत की संतान हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो हम सबके बराबर अधिकार हैं। फिर आता है कि व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा है। आप जो है प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आम आदमी हूँ, तो हमारी गरिमा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी गरिमा की बात। तो ये 5 तत्व है संविधान के प्रिएम्बल में, जिसका विस्तार है कि ये पाँचों चीज़ हासिल कैसे होगी? उसका आगे विस्तार है, पूरा संविधान यही। लेकिन प्रिएम्बल में उद्देशिका जिसको कहते हैं, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, उसमें ये बात अंतर्निहित है। अब कई लोग कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तो इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया है। अरे अंदर वो है। आप आर्टिकल 15 जब पढ़ते हो तो लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? किसी धर्म की तरफदारी नहीं करना होता। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव है और धर्म के प्रति भाव नहीं है, धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके पास हमारी जवाबदेही। भारत सरकार की जवाबदेही किसी धर्म के प्रति नहीं है। भारत सरकार की जवाबदेही जो है इस देश के नागरिक के प्रति है कि नागरिक अगर किसी धर्म को मानते हैं, किसी पूजा परंपरा को मानते हैं, किसी संस्कृति को मानते हैं, किसी उत्सव को मानते हैं, तो सरकार उसमें व्यवस्था करेगी ताकि ये अपने तरीके से जैसे करना चाहता हूँ वैसे करे। इतना है सरकार का काम। लेकिन सरकार कहे कि मैं तो हिंदू हो गया या कोई कहे कि मैं तो मुस्लिम हो गया, ये गलत है। प्रधानमंत्री जब जाकर के किसी मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्या वो किसी मस्जिद का भी उद्घाटन करने जाएँगे? उनको जाना चाहिए था। एक मस्जिद बनी है उसका भी उद्घाटन करें, एक गुरुद्वारा बना है उसका भी उद्घाटन करें। ये करना था, जब आपको जाना था यहाँ तो वहाँ भी जाना था। लेकिन जब आप एक जगह जाओगे तो दिक्कत है, वो सांप्रदायिक मामला हो जाता है।
तो जो धर्म, ये जो संविधान बना, अब हिंदू में ही बात कर ले, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये कहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं कहते हैं। अब उसमें वर्ण भेद है, वर्णवाद है, वर्ण के आधार हिसाब से उसमें उनका काम लिखा हुआ है। और वो काम जो है, एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म के आधार पे वर्ण है, फिर वो जाति जो है जन्मजात हो जाता है, कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो ब्राह्मण हो गया, जो शूद्र कुल में जन्मा है वो शूद्र हो गया। फिर काम के आधार पे कैसे बंटवारा हुआ? जब काम के आधार पे बंटवारा होता, तो अगर जो शिक्षा का काम करता है वो ब्राह्मण है, तो शिक्षा का काम चाहे कोई भी करता है, वो ब्राह्मण होना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं, आप बनाते हो। आप तो ये नहीं कहते हो कि ठीक है ये प्रोफेसर है, ये ब्राह्मण हो गए, चाहे किसी भी जात से आए हो, इनके पिताजी बल्कि किसी जात से हो, लेकिन ये ब्राह्मण होगा, ऐसा करते हो? ऐसी व्यवस्था आपने नहीं बनाई। आपने जन्म न बनाया है कि जन्म से कोई शूद्र है, जन्म से कोई दलित है, जन्म से कोई ब्राह्मण है, जन्म से कोई फलाना है। तो जाति भेद जो है, जो वर्ण भेद है, वर्ण भेद के भीतर फिर जाति भेद है, ये तो क्रिएट किया हुआ, और मनुस्मृति में साफ साफ क्रिएशन है इसका। अब उसके बाद बात आती है, जब संविधान बना, संविधान की क्यों जरूरत पड़ी इस देश को? 2 साल 11 महीने 16 दिन के करीब लगे संविधान के निर्माण में। क्यों लगे? 350 के करीब उसमें लोग जुटे हुए थे, देश भर के रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, महिला भी, पुरुष भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी, बनिया भी, जिनको आप शूद्र कहते हैं वो भी, तमाम जो लोग, आदिवासी भी लोग थे, जयपाल मुंडा बहुत बड़े नाम थे उस समय। तो तमाम लोग जो थे, और एक संविधान क्यों बनाया? संविधान इसलिए बनाया कि जिसमें सबको बराबरी का मौका मिले, सबके बराबर अधिकार। मनुस्मृति में सबके बराबर अधिकार नहीं है। इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ है, कुरान शरीफ, वो लागू होगा तो वो मुस्लिमों के लिए, कोई और धर्म का लागू होगा तो उस धर्म के लिए। लेकिन यहाँ तो सब धर्म के लोग हैं, सारी भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, सबको। तो एक ऐसे किताब की हमको जरूरत पड़ी जो सबके ऊपर, जिसकी छतरी के नीचे सब आ जाए। वो हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, पारसी भी आए, फलाना भी आए, ढिमकाना भी आए, तमाम लोग आए, स्त्री भी आए, पुरुष आए, सब आ जाए। मंदिर में जाइए, कई जगह नहीं है दलितों के प्रवेश, कई जगह जो है नहीं है महिलाओं के प्रवेश, लेकिन संविधान में सबका प्रवेश है, संविधान में सबका जिक्र है। तो ये जो इसके लिए संविधान की रचना की गई। और हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, तो दलितों को तो अस्पृश्य माना गया, उनको कई जगह नहीं आने दिया, स्कूलों में जाने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। आज भी सुनते होंगे मंदिरों में प्रवेश नहीं है। राष्ट्रपति को जब प्रवेश नहीं मिलता है, जो राष्ट्र इस देश का, राष्ट्रपति इस देश का सबसे प्रमुख है, पहला नागरिक है, इतना बड़ा पद है वो, उसको जब प्रवेश नहीं है मंदिर में, तो सामान्य दलित लोगों का कैसे प्रवेश होगा? आप सुनते होंगे कि घोड़ी पे चढ़ करके जा रहा था वो शादी करने के लिए, उसको जो है मारा लोगों ने, उतार दिया। कई लोग ये भी कहते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने की क्या जरूरत है तुमको, मंदिर जाने की क्या जरूरत है तुमको? अरे क्यों ना जा भाई, मुझे कहीं भी जाने का, जहां मन जाने का मन करेगा वहां जाऊंगा, तुम रोकने वाले कौन हो? संविधान तो यही कहता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, हम तालाब पे भी जा सकते हैं, हम नदी पे भी जा सकते हैं, हम खेत में भी जा सकते हैं, हम कहीं जा सकते हैं। कैसे रोकोगे आप? संसद में भी नागरिकों को जाने की अनुमति है ना, ऐसा थोड़े कि संसद में नागरिक नहीं जा सकते हैं। दर्शक दीर्घा बनाया गया ना उसके लिए। अदालत में भी लोग जाकर के बैठते हैं ना, कि नहीं बैठते हैं? कि नहीं अदालत आप नहीं आ सकते, वही आएंगे जिनका खाली केस है। लोग जाते हैं उनके साथ, सुनते हैं कि क्या बहस हो रही है, क्या बात हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संविधान जो है वो सबके लिए था। और जब संविधान लागू हुआ, तो दलित दलित पिछड़े समाज के लोग थे जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके लिए पढ़ाई का अधिकार मिला। हालांकि मनमोहन सिंह के समय में राइट टू एजुकेशन का कानून बना, लेकिन पढ़ने का अधिकार तो था कि स्कूल खुला हुआ सबके लिए, स्कूल सब जाए। ये राइट टू, ये जो एजुकेशन मिला कि भैया इतनी शिक्षा फ्री दी जाएगी, इस तरह की बात हुई कि सबको शिक्षा दी जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको शिक्षा नहीं मिलेगी। अब जब फिर इसको हटाएंगे, अब कह सकते हैं कि संविधान को लागू हुए जो है 74-75 साल हो गए, लेकिन क्या बदला? बहुत सारा बदला। कई लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब भागवत जी ने भी कहा ना कि 22 जनवरी 2023 को देश को आजादी मिली। तो 22 जनवरी 2023 को आजादी मिली, तो संविधान तो खारिज कर दिया उन्होंने बैठ करके, कि संविधान का मतलब है नहीं, क्योंकि आजादी तो मिली नहीं थी। तो ये जो लोग हैं, ये चाहते हैं वर्ण व्यवस्था बना कर रखें, ताकि कुछ लोग आरक्षण को क्यों खत्म करना चाहते हैं? इसीलिए खत्म करना चाहते हैं कि जो उन लोगों को आरक्षण दिया गया उसके बारे में क्या कहते हैं, आरक्षण क्यों देते हो आप जब सब बराबर की बात करते हो? तो बराबर की बात बराबर किया कहाँ है? बात तो की है, सामाजिक
राजनैतिक, आर्थिक बराबरी की बात है, न्याय की बात है, तो न्याय हुआ क्या? सबके पास बराबर खेत है, जमीन है, सबके पास बराबर पैसे हैं, आप दे तो सबको। 5 भाई एक घर में है तो पिता की संपत्ति में सबका बराबर हिस्सा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है कि किसी को कम मिला है? नहीं होता है ना। अब वो अपना बेच के खा जाए या लुटा दे, वो जाने। तो आप एक बार दीजिए तो सबको बराबर-बराबर, तो आपने तो दिया नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो एक आदमी जो है एक कमरे के घर में भी नहीं रहता है, झुग्गी बना के रहता है, उसका बच्चा पढ़ रहा है जहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ पैसे नहीं है किताब खरीदने के लिए, जहाँ पैसे नहीं है कुछ खाने का मन करे, भूख लगी हुई है। और एक है जो राजा साहब के पास अलग कमरे हैं, उनके लिए अलग टीचर है, गाड़ी से उनको बरसात गर्मी कुछ व्यापता नहीं है उनको। बीमार पड़ते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ बीमार पड़ता है तो खांसता रहता है, फिर सरकारी अस्पताल जाता है, फिर कोई दवा देते हैं, फिर उसको दवा से ठीक हुआ नहीं हुआ, फिर फलाना करते हैं, फिर ढिकाना करते हैं। ढेर सारे लोगों को तो अस्पताल यहाँ उपलब्ध नहीं है 75 साल बाद। आप गांव जाइए, देखिए गांव में कई गांव हैं जहां अस्पताल नहीं है। झोला छाप डॉक्टर के भरोसे है, जो पैसा लेता है, 10 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता है, जो जिसका जहाँ जैसा। तो आप जो है सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए। गांव में देखिए कई गांव है जहाँ स्कूल नहीं, हाई स्कूल तो ब्लॉक लेवल पे नहीं है। कई ब्लॉक है जिसमें 1-2 स्कूल है, बाकी हाई स्कूल नहीं है। प्लस 2 का खोला गया, वो भी बहुत सही तरीके से नहीं चल रहा है। डिग्री कॉलेज तो है ही नहीं, जब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जाइएगा डिग्री कॉलेज आपको मिलेगा नहीं। तो आपने व्यवस्था नहीं की है, गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा? संविधान कहता है कि सबके लिए बराबर करना। तो अब जब ये जो है, जब संविधान की सुरक्षा नहीं होगी, ये सब अधिकार हटा दिए जाएंगे, तो गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा? अभी देखिए एक आता है आरक्षण वाला भी चैप्टर आता है, उसमें आता है एनएफएस। आपने देखा होगा, वैकेंसी निकलती है, एग्जाम देते हैं बच्चे, उसमें आता है कि फलाना फलाना इसके लिए जो है नॉट फाउंड सुटेबल। अरे नॉट फाउंड सुटेबल कैसे हो गया भाई? सवर्ण में वाला चैप्टर में देखिए, जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं, सब सुटेबल पाया जाता है। क्यों सब सुटेबल? हम मान लिया कि जो वहाँ जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, वो उनकी जो योग्यता निर्धारित कर रहे हैं उसके अनुसार ये नहीं है, बैकवर्ड क्लास के लोग या दलित समाज के लोग। लेकिन वो नॉट फाउंड क्यों है सुटेबल? सुटेबल क्यों नहीं है? इस पे कोई जांच आयोग बना, इस पे कोई विचार हुआ, उसके हिसाब से शिक्षा में कैसे और बेहतरी लाया जाए, इसके लिए काम हुआ? नहीं हुआ। तो वो काम करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे हैं। संविधान इसलिए बचाना जरूरी है। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, मैं इसलिए उनके साथ उनकी बात करता हूँ कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई व्यक्ति इतनी शिद्दत से लगा हुआ है, संविधान की बात कर रहा है, जो बात कर रहा है सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। ये 2 शब्द इतने सालों में आपने कितनी बार सुने? कहाँ सुना? कौन बोला था सामाजिक न्याय की बात? किधर आती थी? संविधान में तो लिखा हुआ है सब। संविधान में लिखा था कि जो है स्त्रियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार है, सब बराबर है। लेकिन ये 2005 में कानून बना जिसमें लड़कियों को, बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिला। पता है नहीं ये सब चीजें? तो धीरे धीरे लागू हो रही है। तो राहुल गांधी के साथ इसलिए जुड़ने की बात होती है कि भाई राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जो जाति गणना की बात कर रहा है, तो उन बीमारियों को पहचानने की बात कर रहा है जिसकी वजह से हमारा समाज बीमार है संविधान लागू होने के बाद। क्योंकि जो संविधान लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो संविधान लागू नहीं कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो इंडियन स्टेट यही है कि संविधान को लागू नहीं करना चाहते, संविधान के जो संविधान सम्मत निर्णय नहीं लेते, संविधान जो निर्देश देता है उसका पालन नहीं करते हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको अपनी मुट्ठी में बंद रखते हैं और अपने हिसाब से संचालित करते हैं। उनसे लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो जी आम आदमी को लड़ना है, आम आदमी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनके मंच पर गया था। जी जी जी। आपने पूरे विषय को बड़ा परिभाषित, बड़ा व्याख्या उसकी की है, बहुत ही सही विस्तृत तरीके से। अच्छा, जो जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो संविधान की बात लगातार बहुत ही अडिग तरीके से और बहुत ही मजबूती तरीके से लगातार कह रहे हैं। अच्छा, बिहार की जो भूमि है वह सामाजिक न्याय की राजनीति की बड़ी एक सी भूमि रही है, जहां सामाजिक न्याय के जो राजनीति है उसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और जो वहां से निकले नेता उन्होंने देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, जेपी लोहिया के, तो उस बारे में सभी जानते हैं। ऐसे में जो सामाजिक न्याय की राजनीति से निकले हुए लोग हैं, नेता हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वह इस पूरे मूवमेंट को, अपनी सत्ता तो उन्होंने बना ली मूवमेंट के द्वारा, लेकिन क्या सामाजिक न्याय की राजनीति को किसी मतलब न्याय संगत मुकाम पर ले जाने में वो सफल नहीं हुए? जो राहुल गांधी की बात को लोग ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं,
राहुल गांधी जितनी मुखरता के साथ इस विषय को उठा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं उनकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उनके साथ जुड़ भी रहे हैं, ऐसा भी लगता है। तो इसके पीछे क्या, कौन से मुख्य कारण आप देखते हैं? देखिए, जो हमारा समाज है ना, बेहद कॉम्प्लिकेटेड समाज है, बहुत जटिल है, बहुत उलझा हुआ समाज है। कई सारे लेयर्स हैं हमारे समाज के, और वो लेयर्स जो है, एक केवल अमीर गरीब का लेयर नहीं है, जाति का लेयर है, धर्म का लेयर है, जातियों के भीतर उपजाति का लेयर है, फिर आर्थिक लेयर है, कई तरीके के लेयर है। और इस लेयर को ठीक करने का काम कुछ समय में नहीं हो सकता, हालांकि इसको और तेज गति से किया जा सकता था, जो नहीं हुआ। लेकिन लालू, ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद जी के रिजीम के जो है गरीबों को बोलने का अधिकार मिला वगैरह वगैरह। मैं मानता हूं कि उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी पहली बार बिहार में, तब भी समावेशी राजनीति हो रही थी। और मैं बैठा हुआ था, एक पुराने नेता हैं और लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, उनके साथ, तो बता रहे थे कि आप लोग जो है थोड़ा सा और पीछे जाइए अगर, तो जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां हुए केवी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय करके नाम था उनका, केवी सहाय उनको कहा जाता है। बहुत ज्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे। बोले कि उनके मंत्रिमंडल में हर वर्ग समाज से एक एक आदमी को ही मंत्री बनाया गया था। ब्राह्मण तो ब्राह्मण में एक ही व्यक्ति ब्राह्मण मंत्री बना, वो कायस्थ थे खुद, तो एक ही कायस्थ मंत्री था। उसमें कुर्मी भी थे, उसमें कोयरी भी थे, उसमें यादव भी थे, उसमें और दूसरे समाज के भी लोग थे। फिर देखिए कि जो कर्पूरी ठाकुर वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वहां भोला पासवान शास्त्री चीफ मिनिस्टर हुए, वो भी पासवान जाति के थे, दलित समाज के थे। तो बिहार की जमीन एकदम अलग है, लालू जी से वो शुरू नहीं होती, वो बहुत पीछे चले जाइए, कांग्रेस के रिजीम से। और वहां पे कर्पूरी ठाकुर तो 67 के समय बने थे मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर जो है नाई समाज से थे, जो अति पिछड़े समाज में आता है, तो मुख्यमंत्री रहे और बिहार की राजनीति को उन्होंने बहुत गहरे प्रभावित किया, बिहार के समाज को बहुत गहरे प्रभावित किया। और ये जो लालू प्रसाद जी हैं, जो नीतीश कुमार है, उसी स्कूल से आए हुए हैं, उसी स्कूल में पढ़ाई की है। तो उसके अलावा जगदेव बाबू वहां बहुत चर्चित परिचित व्यक्ति थे, जी, जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, बिल्कुल। 90 भाग हमारा है। उसमें सवर्ण स्त्रियों को भी शामिल किया था कि स्त्री भी जो है उसमें से भागीदार है। 90 इसलिए कहा था, हालांकि अब टोटल अगर मिला दीजिए तो 90% के आसपास ये समाज आता है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, सबको मिलाते हैं तो 90% के करीब आता है। उसमें महिलाएं भी है, सवर्ण महिलाएं भी। तो वो आंदोलन जो है वहां बड़ा पुराना है, और बता रहे थे वो कि इससे ज्यादा सामाजिक न्याय की स्थिति उस समय थी। नीतीश कुमार के आप मंत्रिमंडल में देखिए तो सब मिक्स लोग हैं, समावेशी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है, सब है। तो वो जो है वही उसी को फॉलो किया है। अब फिर बात आती है कि एक भूमि सुधार समझिए वहां नहीं हुआ। भूमि सुधार होता तो एक अलग क्रांतिकारी परिवर्तन होता कि जमीन पे अधिकार सबको होता। उसके कई कारण है, पूरे देश में कारण। अब जानते हैं कि जो देश आजाद हुआ तो कांग्रेस में तमाम वो लोग शामिल हुए, दूसरी पार्टी बीजेपी तो पूरी पार्टी ही थी, जमींदारों की पार्टी थी। जो जमींदारी प्रथा से नाराज थे, जो संविधान के लागू होने से नाराज थे, वो तो नहीं चाहते थे कि सब बराबरी पे आ जाए। उनके साथ बगल की खाट पे बैठ करके जो है उनकी जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो बैठ करके खाना खाए। आज भी गांव जाइए तो ब्राह्मणों के साथ बैठ के खा सकते हैं क्या? हम लोग के यहाँ भोज होता है तो ब्राह्मण पहले खाएंगे, आज भी, फिर उनकी जाति के लोग खाएंगे, फिर उनसे नीची जाति के लोग हैं वो खाना खाएंगे। शादियों में भी आप देख लीजिए। तो ये इसको इसको क्योंकि हजारों साल की परंपरा है, और इस परंपरा को आप ये नहीं मानते हो कि ये बीमारी है, ये गड़बड़ी है। आप मानते हो कि ये हमारा जो है, ये जरूरी है, हमारा धर्म हाँ, यही है। मान्यता इस तरह की हमने हो गई। हमने इन परंपराओं को धर्म मान लिया है। अरे ब्राह्मण है, इनके पांव छू के प्रणाम करो, भले बेवकूफ है, पढ़ाई नहीं किया हुआ है, दारू पीता है। ढेर सारे मैं ब्राह्मणों को जानता हूँ जो दारू पीते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं। ब्राह्मण तो है जो ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण, वही परिभाषा उन्होंने गढ़ी। तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है? और आज जो इतना सब बीजेपी वाले कर रहे हैं, तमाम आरएसएस वाले, फलाना ढिमकाना चिलाना, अरे भाई पहले इंसान तो बनो, फिर भगवान बनने की प्रक्रिया में आना। आप इंसान ही नहीं बन पाए हो। इंसान होने का मतलब क्या होता है? इंसान होने का मतलब होता है संवेदनशील होना,
आपको जो पीड़ा परेशान करती है, वो पीड़ा अगर दूसरे को हो, तो वो वैसे ही परेशान होगा जैसे आप परेशान होते हैं। तो उसकी पीड़ा को पहचानना ज़रूरी है। अगर दूसरे की पीड़ा को आप नहीं पहचानते हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर आप उस भेदभाव करते हो, तो गड़बड़ है। जो व्यक्ति की गरिमा है, वो क्या है? वो संवेदना का भाव। व्यक्ति की गरिमा आप तभी पहचानोगे जब आप व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो। तो इसमें बिहार में जो राजनीति है, वो राजनीति बहुत पुरानी राजनीति है, समावेशी राजनीति शुरू करते हैं कि सबका समावेश हो, सब उसमें शामिल हो। गांधी की राजनीति तो यही थी ना। गांधी ने कहा कि सब शामिल हो जाए, सब मिलकर के सरकार चलाएंगे, सब मिलकर के काम करेंगे, सब मिलकर के देश की उन्नति करेंगे। उन्होंने ये क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, ये अरबन नक्सल है, ये फलाना है। अरे राम हमारे गांव में, मैं बताऊं, राम की पूजा नहीं होती। राम का कोई मंदिर हमारे गांव में नहीं। हमारे गांव में शिव मंदिर है, हमारे गांव में माता जी का मंदिर है, हमारे गांव में कृष्ण का मंदिर है। राम जी का मंदिर नहीं। राम जी का मंदिर में पटना में आकर के सुना, बिरला मंदिर है, वो राम जी का मंदिर। पटना में जाइए, कोई राम मंदिर ढूंढ के बताइए जरा। बिरला मंदिर है एक। फिर एक हनुमान मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में राम जी भी विराजमान। तो ये जो है राम के नाम पे जो तमाशा कर रहे हैं, ये बेसिकली बराबरी नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि समाज बराबरी हो। और समाज बराबर, तो इतनी बड़ी संख्या समाज के बराबरी पे नहीं लाने देने के लिए तैयार। और देखिए, एक विडंबना ये है कि जो पिछड़े दलित समाज से भी जो नेता बने, जिनको राजनीतिक भागीदारी जिन्होंने हासिल की, पार्टी बनाई, वो भी नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हमारा कुनबा आ जाए, हमारे घर के परिवार का सब लोग नेता बन जाए, बाकी दूसरा ना आए। आज देखिए, चुनाव चुनाव लड़ना क्या सामान्य आदमी के बूते की बात है? तो फिर जो है, जो सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक भागीदारी है चुनाव प्रक्रिया में, वो कहाँ कैसे आएगा? आप चुनाव लड़ सकते हो? विधायक का चुनाव लड़ने दिया जाए आपको, कैसे लड़ोगे? पैसा है? विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 10 से 15-20 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। कहाँ बड़ा से खर्च महंगा चुनाव करेगा हो आप? गया, बहुत महंगा है ना? चुनाव हो चुका। तो ये सवाल है, ये बहुत गहरा सवाल है। और जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे कि आप चुनावी प्रक्रिया में सुधार नहीं करेंगे, बनेगा ही नहीं। संविधान सम्मत देश नहीं बना सकते आप। तो संविधान की सुरक्षा इसलिए जरूरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। संवैधानिक सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। अच्छा, जो अगर उस सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन की बात करें, उसमें जो मंच था, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो मंच पे जो आसीन लोग थे, वह एक तरह से नॉन पॉलिटिकल लोग थे और साथ ही सामाजिक लोग थे। ऐसे में माउंटेन मैन के नाम से मशहूर मांझी के पुत्र राहुल गांधी जी के बराबर में जगह दी गई, उन्हें बैठाया गया, जो सफेद बड़ी सी टोपी लगाए बैठे थे, सभी ने देखा। तो उसके जो राजनीतिक मायने संदेश हैं, बिहार की जो भूमि से दिए हैं राहुल गांधी ने, उसे किस तरह से देखते हो? क्योंकि इस समय हम देख, जो भी बिहार की राजनीति को लेकर चर्चाएं तमाम तरह की हैं, उसमें नीतीश कुमार पर बहुत दबाव है राजनीतिक रूप से, और लालू प्रसाद यादव, मतलब जिस तरह की उनकी राजनीति इस समय है, लगातार चर्चाएं उसकी राजनीति को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में। ऐसे में जो मंच का जो बैठे हुए लोग थे मंच पे, उसके जो राजनीतिक संदेश हैं, उसके क्या, किस तरह से आप उसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, उसका राजनीतिक संदेश तो ये है कि राहुल गांधी जो है, या कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी खास के बोलता हूँ, कि वो जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। वो भगीरथ मांझी, उनके दशरथ मांझी जी के बेटा है भगीरथ मांझी। दशरथ मांझी जी को जानते होंगे आप लोग। बता दूं कि जी जी। दशरथ मांझी एक गरीब परिवार के हैं। मांझी यानी मुसहर परिवार से है, बहुत निचले। अति पिछड़ा अगर वर्ग जो है। अति पिछड़े नहीं, वो दलित में आते हैं, दलित में भी महादलित में आते हैं। महादलित में। महादलित में आते हैं। और मतलब जान लीजिए कि जो मुसहर है, मुसहर मतलब क्या, जो चूहा मार के खाने वाली कम्युनिटी, ऐसा कहा अच्छा। जाता था उसे। और वो गांव के बाहर जो है उनको जगह दी जाती थी। गांव, उनके पास जमीन नहीं है। वो अच्छा। अब पढ़ लिख गए, ये आजादी के इतने बाद, 75 साल बाद पढ़ लिख गए, कमाने लगे, तो कुछ लोगों ने जमीन भी खरीदी, कुछ को सरकार ने जमीन दी। तो उनके पास जमीन नहीं थी, फसल नहीं होती थी। हमारे गांव में तरह तरह की कहावतें हैं मांझी को लेकर के। हमारे गांव में बहुत मांझी रहते हैं। तो दशरथ मांझी जो थे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, गरीब आदमी थे। उनको लगा कि जो है, पहाड़ को बहुत लंबा घूम करके जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है। तो एक बीड़ा लिया उन्होंने। बीड़ा लिया, और चूंकि अस्पताल जाना है, किसी को कहीं और जाना है, पढ़ाई करने जाना है, तमाम तरीके की दिक्कतें होती थी, बहुत लंबा घूम करके जाना पड़ता था। तो उन्होंने छेनी हथौड़ी से, वो कटर नहीं लाया जिसे आजकल पहाड़ काटे जाते हैं, वो छेनी हथौड़ी से काट दिया पहाड़ को, रास्ता बना दिया। तो उस आदमी के भीतर वो इच्छा जो थी, ये उस इच्छा का सम्मान है। भगीरथ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन भगीरथ जी उनके बेटे हैं। तो बेटा। उनके बेटे को सम्मान देने का मतलब होता है कि आप दशरथ मांझी जी को सम्मान दे रहे हैं। दशरथ मांझी जी ने जो काम किया, उस विचार को सम्मान दे रहे हैं।
और भगीरथ मांझी को वहां बिठाया जाना जो है वो एक मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज है बिहार के लोगों को कि भाई कोई यहाँ अछूत नहीं है, कोई अस्पृश्य नहीं है। और जब गरीब आदमी को मंच पे बिठाते हैं तो उससे जो मैसेज जाता है बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। फिर जो वो हीन भावना है कि नहीं मैं तो छोटी जात का हूँ सरकार, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ। गांव में हमने देखा है, खुद नहीं बैठते थे लोग, नहीं नहीं आप तो मालिक हैं, आपके सामने हम कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने बगल में बिठा करके वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि भैया कोई छोटा बड़ा नहीं है, संविधान कहता है वी द पीपल, हम भारत के लोग हैं। अब फिर एक बात आती है कि ये कार्यक्रम तो हुआ, इस कार्यक्रम में कोशिश यही की जा रही है कि एक मैसेज जाए कि सब समान है। संविधान की बात करें, संविधान सम्मत समाज की बात करें, संविधान सम्मत देश की बात करें, लेकिन शुरुआत तो कांग्रेस से करनी पड़ेगी। वहां जो मंच पर आए थे लोग, उन्होंने सवाल उठाए कि बिहार में 40 जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उसमें से एक भी नहीं एबीसी समाज का, तो आप परिवर्तन वहां तो करिए। तो ये जो जो आपने जो पहला सेशन मेरा देखा था, उसका मकसद यही था ये था। कि वो राहुल गांधी दर्शक दीर्घा में बैठे और सुने कि ईबीसी जो समाज है या जो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज है, उसकी क्या परेशानी है, वो क्या चाहता है। और राहुल गांधी ने उसको सुना। लेकिन अभी कांग्रेस के भीतर वो व्यवस्था भी नहीं बन पाई है, जो राहुल गांधी के बिल्कुल लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है कि कांग्रेस के चुनौती। भीतर वो व्यवस्था, जो मंच पे व्यवस्था आपको दिख रही थी, वो कैसे बनाए। और इसीलिए ये प्रोग्राम कंसीव किया इन लोगों ने, जो हमें डॉक्टर अनिल जय हिंद बता रहे थे, जो उसके कन्वेनर हैं, जो लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे देश में, कि संविधान जो है वो जमीन पे दिखाई पड़े। जमीन पे दिखाई पड़ने का मतलब होता है लोगों में दिखे, लोगों के साथ संविधान सम्मत बर्ताव हो, व्यवहार हो, और उनको आगे बढ़ने का, उनको सम्मान पाने का अधिकार मिले। लेकिन वो तो पार्टी के भीतर, शुरुआत तो पार्टी से कीजिए ना। आप जो है 5 नेता बना दिए खाली, उससे तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल नेता फिर अपने बेटे के लिए लड़ने लगते हैं, समाज के लिए छोड़ देते हैं। पहले वो समाज के लिए लड़ रहे होते हैं, समाज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन जब गद्दी मिल जाती है तो समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाते, फिर अपने परिवार के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। वो लालू प्रसाद हो, वो चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान हो, या कोई हो, मुलायम सिंह यादव हो। मुलायम सिंह यादव तो उसमें पिछड़े समाज के नेता थे, लालू प्रसाद पिछड़े समाज के नेता थे। लेकिन आज जो है वो तेजस्वी के पिता है, तेज प्रताप के पिता है, मीसा भारती के पिता है, रोहिणी आचार्य के पिता है, तो ये तो गड़बड़ हो जाता है ना। मांझी जी जो है वो मांझी समाज के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन आज वो अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने बेटा को मंत्री बनाने में जुटे हुए हैं। आपके उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुप्रिया पटेल के पिताजी जो है वो समाज बिल्कुल। के नेता थे, पटेल समाज के नेता थे, पिछड़े समाज के नेता थे। अनुप्रिया पटेल क्या है? अनुप्रिया पटेल जो पटेल साहब थे, उनके उनकी बेटी हैं, उनके पति जो है मंत्री बन गए, समाज मंत्री को बन। क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल है ना। तो सवाल समाज यही को है। समाज का रिप्रेजेंटेशन जब तक व्यक्ति में बदल जाएगा, जब, तो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए हम सब समाजों को यहाँ बिठा रहे हैं। लेकिन वो आपकी पार्टी के भीतर कार्यकर्ता स्तर पे, वो पंचायत लेवल से लेकर इस के आपको राष्ट्रीय स्तर पे वो लाना पड़ेगा। वो नहीं लाएंगे तो नहीं होगा, फिर तो गप हो जाएगा गप- खाली। ये आए मंच पर बोल दिए, घर चले गए, फिर सब वैसे ही हो। जिससे सिनेमा में नाटक करते हैं कि जो बिल्कुल है सबसे मोटा आदमी जो है सेठ का रोल कर रहा है, लेकिन उसकी जेब में 200 रुपए नहीं है, वो आया है रिक्शा से आया है किसी के साथ। सिनेमा में होता है ना। या बिल्कुल। उसने जो है ढेर सारे जेवर लाद लिए हैं, जैसे जोर दिख पहने रहा है, हुए हैं। बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन वो बेचारा जो आया है उसकी जांघिया फटा वास्तविकता हुआ है। में, वास्तविकता में जीरो है वो। हाँ, तो मंच पर तो सब सज गया कि हाँ क्या, अलख जग गया। बिल्कुल। लेकिन फिर नीचे उतरे तो फिर वही है, तुम कौन मैं कौन, चल लेकिन तू जा। वास्तविकता में क्या क्या आपका कार्य वास्तविकता में क्या है, असली मेन हाँ, बात वो है। तो जब तक ये पार्टी स्तर पे लागू नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी का जो ये मिशन है, या जो संविधान सुरक्षा मिशन है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन का जो अभिप्राय है, वो नहीं सक्सेस होगा। जी। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के बाद ये चर्चा लगातार बिहार कांग्रेस संगठन में लगातार उठ भी रही है। संभावना लोग जता रहे हैं बहुत ही जल्दी बिहार संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे जो निचले स्तर तक का जो पूरा संगठन है उसकी ओवरऑलिंग की तैयारी बहुत ही एकदम से एक्टिव मोड में आ गई है बिहार के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इससे अलग हटके की इंडिया गठबंधन को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही हैं। ऐसे में लालू यादव के परिवार से राहुल गांधी का मिलना, और जिस आत्मीयता के साथ तेजस्वी यादव ने भी होटल में उनका स्वागत किया बाहर लॉबी में खड़े होकर, उसके बाद उनके परिवार से उनका मिलना हुआ, बैठ के एक जो वीडियो सामने आएंगे, बड़ी आत्मीयता वाला एक पूरा संवाद उनके बीच देखा गया। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधनों में जो दरार की अटकलें थी बिहार की राजनीति को खासतौर से लेकर, क्या उस पर विराम लगाए
और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए जो इंडिया गठबंधन का एकमात्र चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की बात है, क्या उस पर सहमति पूरी तरह से बन गई है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसी कोई सहमति कुछ नहीं बन गई। ये सब जो है मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, अब एक खास वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। और न लालू प्रसाद से मिलना जो है इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया, फलाना हो गया, कुछ नहीं हुआ। बिहार में लालू प्रसाद यादव अभी भी चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मूल सिरा वही रहे, उनका बेटा नेतृत्व करे, ये लालू जी चाहते हैं। कांग्रेस क्या चाहती है, ये इंपॉर्टेंट। अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो बताया जाता है कि वो लालू जी के जो है खास व्यक्ति। खास तो पार्टी तो नहीं चलेगी ना इसे। हम संगठन के बहुत सारे लोग हमको मिले, हालांकि संगठन के लोगों को मंच पर आने की अनुमति नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ये मंच पर तो करवा रहे हैं आप लोग, लेकिन पार्टी में कब होगा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा मुझे, छोड़ दीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता तो अलग थे, उनको तो लेना देना ही था कांग्रेस क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है। वो तो राहुल गांधी के लिए आए थे, संविधान के लिए आए थे। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे वहां पे, वो कह रहे थे कि भाई इससे नहीं चलेगी पार्टी, ये लालू जी की पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस। यहाँ एक होता है कि हम बराबरी में बैठे हुए, एक होता है कि आप आगे आगे चलिए मैं पीछे हूं। तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का कौन नेता है, होगा ना ये। बिल्कुल। तेजस्वी के साथ कांग्रेस का कौन नेता है, कौन नेता? एक नाम बताइए जो बिहार का वो नेता है तेजस्वी के साथ चलेगा। तो जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का कौन नेता साथ चल रहा था? वो तो तेजस्वी जो है मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे थे। मुकेश सहनी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे ना। तो बात तो तब होगी जब उसके नेता साथ में रहेंगे। वहां कांग्रेस का कौन नेता है जो साथ में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नहीं है वहां, और वो सवर्णवादियों का कब्जा है वहां पे, सब लोग कह रहे हैं। अब सवर्णों के भरोसे अगर कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति करना चाहती है तो नहीं चलेगी राजनीति। बहुजनों के साथ आपको राजनीति करनी पड़ेगी। बीजेपी जो आज जो है सत्ता में है, उसमें बड़ा रोल है कि उसने, भले उनकी नीति वही है मनुस्मृति वाली लागू करने वाली, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन देने वाली बात है, तो वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, नंद कुमार साय को फलाना बना दिया, उनको ये विष्णु साय को बना दिया वहां चीफ मिनिस्टर, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। वो सिंबॉलिक बनाया, मैसेज मैसेज दिया। मैसेज वैसेज भी नहीं है, वो तो बेवकूफ बनाने का धंधा है। मैसेज क्या है? मैसेज मैसेज देना क्या? मैसेज दीजिए और जमीन पे दिखाइए उसको। जमीन पे दिखा रहे हैं क्या? इम्प्लीमेंट होना चाहिए जमीन सबसे पर। सबसे पहला काम करते हैं कि मंदिरों में सबका प्रवेश कराते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि भैया खाली ब्राह्मण जो है, जो जन्म से ब्राह्मण है वही खाली मंदिर का पुजारी नहीं होगा। कहते हैं कि जो है घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार सबको है। कहते हैं कि ये सबको पढ़ने का अधिकार है, सबके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे, कर रहे हैं। तो ये जो टोकनिज्म वाली पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स से देश का भला नहीं हो सकता। और तमाम पार्टियों में टोकनिज्म वाली पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने बेटों के लिए लगे हुए। बीजेपी में भी वही चल रहा है, झूठ मूठ के फेंकते रहते हैं कि हमारी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता भी। आम कार्यकर्ता नहीं बन सकता है, आप कठपुतली बनाते हो। कठपुतली में जान होती है नहीं होती? तो जो कठपुतली अगर नाश करा रहा होता है उसकी उंगली में जान होती है। कठपुतली में क्या, मंच पे तो कठपुतली दिखाई पड़ रही है कि नाच रही है, कठपुतली नाचती है क्या? नचाया मैं जाता है। आपसे सवाल कर रहा हूँ प्रशांत जी, कठपुतली जी जी, नाचती नहीं है? नहीं, नचाया जाता है उसको, तो अपने इशारों पर नचाया जाता तो है। ये जो बने हुए हैं यादव जी, फलाना जी, ढिमकाना जी, इनके अधिकार में क्या है? शिवराज सिंह चौहान क्या कर दिया? अभी बिल्कुल अभी ठीक है। कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, बोलते हैं मैं मंगलवार को मिलने जाता हूँ, मिलने आते हैं नेता, किसान नेता हमारे पास। खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, गए मिलने के लिए, वो किसान नहीं है। अब कितना दूर है घनौरी बॉर्डर? सही बात है। ठीक अरे बात। कितना भी दूर हो, अमेरिका नहीं है ना, अमेरिका भी जाते हैं ना प्रधानमंत्री। ठीक बात है। ठीक बात तो ये ढोंगी लोग हैं जी ये सब। और टोकनिज्म की राजनीति राजनीति नहीं होती, वो जमाना है। चला बिल्कुल। गया टोकनिज्म की राजनीति करने का। अभी आप जमीन पे उतारिए, मैंने इसको राष्ट्रपति बना दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उसको काय को बनाया? मत बनाते, तुम ही बैठो। अर्जुन सिंह जो है सवर्ण थे, मालूम आपको ना, राजपूत थे। जी जी जी। लेकिन उन्होंने पिछड़ों के लिए कहा कि पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेज में सब जगह आरक्षण लागू होगा। तो वो अब ज्यादा सही है ना। बीपी सिंह की सरकार जो थी तब आरक्षण लागू हुआ पिछड़ों के लिए, नहीं, वो महत्वपूर्ण ज्यादा बात सही है यही है। ना। बिल्कुल सही कहा आपने। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धरातल पे उनका असर दिखना चाहिए, प्रभाव दिखना पिछड़ा चाहिए नेता पूरा। है और वो जो है ईडब्ल्यूएस लागू कर रहा है, मुख्यमंत्री पिछड़ा है और लागू कर रहा है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण दे रहा है सवर्णों के लिए। तो उसको उसको पिछड़ों का राजनीति कहेंगे? वो धूर्त है। आंख में धूल झोंक रहा है पिछड़ों को नेता बनाकर।
ये ढोंग कर रहे हैं सब लोग। इस ढोंग से आम आदमी, अच्छा आम आदमी में आक्रोश आ रहा है। मैं वहाँ गया, मैंने ढेर सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोग अच्छा। मुझसे मिलने आए, चैनल में हम बोलते हैं इसलिए, यार बोल रहे हैं कि सर आप जी, जो जी। बोलते हो ना सर, आप अक्षरशः सत्य बोलते हो। और यहाँ हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे इलाके में आइए, हम आपको आने जाने का बंदोबस्त करेंगे। तो ये पीड़ा है, समझिए उनको। हम जो बोलते हैं हम दिल से बोल, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं। हम ठीक। हर उस आदमी के, पार्टी के आदमी है जो संविधान की बात करता है। राहुल जी के साथ इसलिए हम बात करते रहते हैं, उनके फेवर में बोलते हैं। हालांकि हमारे, हम कौन बहुत बहुत महान आदमी तो है नहीं, बहुत बड़े आदमी है नहीं, 4 जगह बोलते हैं, 5 आदमी सुनते होंगे, लेकिन 5 आदमी को सुनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत कम से कम महत्वपूर्ण मैं आज के खुद तो दौर में। सुनूं, मैं खुद बिल्कुल, तो आज के सुनूं दौर में। कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं, मुझे कोई नहीं सुन रहा, जाने दीजिए, मैं दीवारों को सुना रहा हूँ, लेकिन बोल तो रहा हूँ। बोल तो तो रहो। ये बड़ा जरूरी है। जी। महत्वपूर्ण यही है कि आप बोल तो अपनी अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं, अपने मन की बात को सामने रख रहे हैं, आज ये बड़ा आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने कहा कि जो राजनीतिक ढोंग जितना बढ़ गया है, उसने ही समस्याएं ज्यादा पैदा कर दी हैं। और अगर नीतीश कुमार की बात करें, क्योंकि बिहार में आप होके आए हैं, तो नीतीश कुमार को लेकर किस तरह की चर्चाएं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि बहुत सारी बातें नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति को लेकर कही जा रही है, तो उसमें क्या सत्यता आपने परखी? वहां पे क्या लगता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कदम क्या होगा, और किस तरह का गठबंधन बनने की संभावना है, या केवल ये भी ये केवल चर्चाओं तक की सीमित है? केवल क्या क्या लगता है आपको, देखिए बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार का संभावना कोई है? भविष्य अब नहीं, नीतीश कुमार का कोई भविष्य अब नहीं। कुमार को कुछ लोगों ने पोस्टर बनाया, उनका भविष्य, जिन्होंने पोस्टर बनाया हुआ उनका भविष्य। नीतीश कुमार का क्या भविष्य बताइए जरा, आप समझिए इसको कि नीतीश नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। अब एक ही भविष्य है ना कि प्रधानमंत्री बने बिल्कुल। या राष्ट्रपति बन जाए, और कोई भविष्य है? तो जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति दिखाई पड़ती है, क्या से क्या बोल देते हैं, आपको लगता है कि अब उस योग्य रह गए वो? तो क्या भविष्य? भविष्य उसका होता है जो कुछ करना चाहता है, जो जिसकी वजह से संविधान में, जिस वजह से देश में कुछ परिवर्तन आने वाला हो, देश के बड़े तबके का या किसी भी तबके का भला होने वाला हो, नागरिकों का। ऐसी कोई, हाँ, उनका जो शासन रहा 20 साल का, वो निर्विवाद शासन में मानता हूँ, उस तरह से कि ये बात उन्होंने स्त्रियों के लिए जो किया। पति 35% नौकरियों में आरक्षण है भाई साहब बिहार में, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए। 50% जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में, राजनीति में भागीदारी है स्त्रियों की। स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किया, स्त्री स्वावलंबी हो उसके लिए जीविका वहां चलता है, करोड़ों औरतें तो उसमें शामिल, स्वयं हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत। बहुत बड़ी वो योजना है बिल्कुल। सरकार। सड़क बन रही है, फलाना बन रहा है, वो तो छोटी चीज है, उसको मैं मानता नहीं बड़ी चीज। पहले आदमी बनाओ ना। आदमी तो बना नहीं रहे हो, सड़क बनाने में लगे हुए। सड़क किस लिए बना रहे हो? सड़क क्योंकि ठेका मिलता है, पैसा मिलता है, कमीशन आता है, उससे पार्टी चलती है, उससे नेताजी चलते हैं, उन नेताजी की बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, उनके साथ 50 झमले लगे रहते हैं, क्योंकि वो फायदा होता है। इंसान बनाने में फायदा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि इंसान जब बन जाएगा तो सवाल करेगा वो कि नेताजी ये तो गलत कर रहे हैं। लालू जी से पूछेगा ना कि लालू जी आप अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने फलाना को, सबको सांसद बना रहे हैं, ये तो गलत बात है, समाज के लोग कहाँ है? पूछेगा ना, बिल्कुल। पढ़ लिख जाएगा तो वो नहीं चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो। तो आवश्यक है कि आप पहले इंसान तो बनाओ, रोड वोड छोड़ दो यार। हजारों साल से सड़कें नहीं थी क्या? लोग चल नहीं रहे थे इस देश में? जो बड़े बड़े ग्रंथ माथे पे लेकर घूम रहे हो कि ये इसका अनादर कर दिया तो गर्दन काट देंगे, फलाना कर देंगे, बकवास करते रहते हैं ना। हमारे भगवान का अनादर कर दिया, हमारे अल्लाह का अनादर कर दिया। अल्लाह तो आज से कल कल थोड़े अल्लाह आया है, लेकिन सड़कें नहीं थी ना तब। तब अल्लाह आए ना, जब सड़कें नहीं थी तब अल्लाह आए। तो सड़कों का विकास नहीं विकास है, विकास है मनुष्य का विकास, इंसान का विकास है। आप अल्लाह के करीब पहुंचे क्या? आप भगवान के करीब पहुंचे क्या? जो उनमें गुण थे वो आप में आए क्या? ईश्वर को समदर्शी कहा गया हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में। समदर्शी हो, समदर्शी हो नहीं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, ढोंगी हो, गुंडे हो। समदर्शी बनो पहले, फिर जय श्री राम के नारे लगाना। ये है, ये ढोंग है। और ढोंग में सब शामिल है, सब आगे चल रहे हैं झंडा लेकर। सही बात है, राहुल देखिए गांधी की मैं राजनीति। इसलिए तारीफ करता हूँ, प्रोग्राम में भी हमारे कई लोगों ने कहा कि आप तो बेहद ईमानदार बताया उनको। हमने कहा राहुल जी को मैं जानता नहीं हूँ भाई, मैं उनके साथ बैठ करके खाना नहीं खाया मैं, न उनके साथ मैं सुबह शाम बैठ के चर्चा करता हूँ कि मैं जानूं कि कितना सही है। लेकिन मैं इसलिए ईमानदार मानता हूँ कि वो आदमी संविधान और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। और संविधान और सामाजिक न्याय की बात करना, पूरे देश की बात करना है, पूरी मानव जाति की बात करना है, पूरे भारतीय समाज की बात करना है। तो मैं मानता हूं कि जो इसकी बात कर रहा है वो ईमानदार है।
जी। जी, जी। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी बात आपने कही, जो संविधान की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, और निश्चित रूप से उस व्यक्ति जो राजनेता है, वह बड़ी चुनौती भी अपने लिए खड़ी कर रहा है, क्योंकि देश की राजनीति जिस तरह से रही है या जिस तरह से है, उसमें इन बातों को करना और उस पे अडिग रहना, उसे लेकर लगातार आगे बढ़ना, ये वास्तव में खुद के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और जैसा आपने कहा, और कार्यक्रम के अंत में भी आते हैं कि अब बीपीएससी छात्रों की बात किए बिना कोई भी चर्चा इस समय अधूरी है बिहार को लेकर। उसमें राहुल गांधी का जाना, उन छात्रों को समर्थन देना, यह क्या दर्शाता है? क्या नीतीश कुमार पर उन्होंने दबाव बना दिया है राहुल गांधी के इस कदम ने, और जो वहां की सत्ता प्रतिष्ठान है उस पर दबाव बढ़ गया है राहुल गांधी के इस कदम के बाद? नहीं, नहीं, सब फालतू बात है। ये भी वही है जो ये सब चला रहे हैं, वो जिससे वो बीजेपी का एक मीडिया है ना, गटर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ। जी, वैसे ये है, इधर भी कांग्रेस की तरफ भी ऐसे कुछ खड़े हो गए। जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया तो उसकी तारीफ में लग जाते हैं, अरे महान काम हो गया। अरे बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है, चुनाव हो गया उसका एग्जाम, राहुल गांधी को आपने खर्च किया वहां ले जाकर के बिना मतलब के चीजों में। वो पप्पू यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो पप्पू यादव वर्सेज प्रशांत किशोर चल रहा है वहां। तो पप्पू यादव लेके पहुंच गए राहुल गांधी से। अब कौन बीपीएससी का एग्जाम वापस करा देगा? अब होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। बीपीएससी के छात्र भी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो भी जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके भरोसे लटका दोगे, अगला साल भी चला जाए। तो ये सब फालतू की राजनीति है, समझ गए? इसका कुछ होने वाला नहीं। राहुल जी क्यों गए? राहुल जी, हालांकि राहुल जी, लोगों ने कहा होगा सर चलिए वहां, ऐसा है तो चले गए, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो सब फालतू की राजनीति, कोई मतलब नहीं। जी, जी, जी। आपने पूरे विस्तार से पूरे विषय को बताया भी है, और किस तरह से बताया कि जो सामाजिक सुरक्षा के संविधान के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या निहितार्थ हैं, और किस तरह का उसका जो प्रभाव है एक आम आदमी तक जा रहा है, और आम आदमी इस बात को बड़ा गंभीरता से सुन भी रहा है, देख भी रहा है कि आखिरकार ये क्यों आवश्यक है, इसके पीछे क्यों इतना ज़रूरी हो गया है कि जो राहुल गांधी जैसे नेता हैं, वह इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और सामाजिक लोगों के साथ इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक लोगों की तुलना में सामाजिक लोगों को मंच प्रदान किया जा रहा है। तो उसके निश्चित रूप से राजनीतिक मायने भी हैं। और आपने जिस तरह से पूरे विषय की व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।